एक पर्सन जिसको पुलिस बिना किसी वारंट के अपने साथ ले जाती है, 24 आवर्स तक कस्टडी में रखती है, बिना किसी फूड के, बिना किसी मेडिकल हेल्प के। एक स्टूडेंट जिसका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम के फ्रॉड में फ्रीज कर दिया जाता है, उसे उसके पैसे भी एक्सेस नहीं करने दिए जाते, इनफैक्ट उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है। एक ओल्ड एज पर्सन जिसको सिर्फ अपनी FIR रजिस्टर कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन बार बार भटकना पड़ता है, लेकिन उसकी FIR रजिस्टर नहीं होती है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनको हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये इंसिडेंट्स नहीं, ये रियलिटी है। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे लॉ के लूप होल्स और जो भी इश्यूज होते हैं, पुलिस किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करती है। जो हमारे गेस्ट हैं ये इन सारे केसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है और एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जैसे RTI, PIL और बहुत सी ऐसी अवेयरनेस कैंपेन जिससे लोगों को लीगल अवेयरनेस हो और वो किसी तरीके से लोगों की हेल्प करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सूट अप फॉर सक्सेस। सो आई एम रिया एंड आज हमारे साथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, एडवोकेट आदित्य चौहान। हेलो सर, हाउ आर यू? Thank you, Riya. I'm fine. What about you? आई एम गुड सर। तो सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर ने यंग एज में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, सर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और सर काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन भी है। सर की जो वीडियोस अगर आप देखेंगे इनके चैनल पे विजिट करके, तो ये जो भी वीडियोस बनाते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर करते हैं। सर जो एक्टिवली मैटर्स देखते हैं वो है RTI के, PIL के, जो सारे मैटर्स के बारे में मैंने आपको अभी हमारे पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में बताया भी था। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Thank you, ma'am. ऑलराइट, तो सर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये नहीं पूछूंगी आपने कहाँ से लॉ किया है, क्या किया है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या सोचा जो बाकी लॉ स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए, ताकि वो भी कम एज में ही अचीवमेंट ले सके, क्योंकि लोगों की डिक्शनरी में लॉ का मतलब है 10-15 साल के बाद सक्सेस मिलना, राइट? Yeah. सो अब उस चीज को कैसे चेंज कर सकते हैं ये आप बताइए। एक्चुअली जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे भी जो सीनियर्स मिले वो लोग उन लोगों ने मुझे भी डराया। कई लोगों ने मुझे थ्रेट किया कि यहाँ पे आपको 5-7 साल 10 साल तो ज़रूर लगेंगे अच्छा करने में, अचीव करने में, एक ऑरा मेंटेन करने में, अपना एक ऑफिस मेंटेन करने में। तो मुझे लगा यार मुझे तो इतना टाइम, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं इतना टाइम लगने के बाद फिर कुछ करूँ। बट मेरे साथ ये था, जिस टाइम मैं इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस थे कि मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ या फिर किस प्रोफेशन में जा सकता हूँ। तो जब मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया था तो एक मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी, मुझे सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी। जैसे मैं सोच रहा था कि अगर मेरे सोसाइटी में कोई पुलिस वाला किसी को परेशान कर रहा है या फिर किसी के साथ कुछ दिक्कत हो रही है और वो आदमी कहीं पे जा नहीं पा रहा, तो उन चीज़ों को मैं कोर्ट के थ्रू ठीक कर सकता हूँ। बट फिर मैंने देखा कि अगर 5-7 साल लग जाएंगे तो फिर तो मैं करूँगा ही क्या। तो इस चक्कर में मुझे बहुत सारी दिक्कतें लगी और आजकल भी देखता हूँ मैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं कि सर मैंने LLB तो कर ली बट अब मेरे पास 5 साल नहीं है कि 5 साल बाद मैं स्टार्टिंग करूँ अर्निंग और उसके बाद और सारी चीज़ें करूँ। तो ये एक मतलब लोगों के अंदर मिथ है कि आप अगर लॉ प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी ही वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। एग्जैक्टली। मान लो अगर आप लॉ में एडमिशन ले रहे हो और फर्स्ट ईयर से आप एक्टिवली अगर पढ़ाई भी करो, कोर्ट भी जाओ, सारी चीज़ें आप पैरेलली कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें अगर आप साथ में करो तो आप बहुत जल्दी ही अचीव कर सकते हो जो आपको अचीव करना है। 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे मैं पहले RTI लगाया करता था जिस टाइम मैं स्टूडेंट था उस टाइम पर ही। तो मैंने बहुत सारी इससे करप्शन की चीज़ें भी पकड़ी कि कहीं पे कोई करप्शन हो रहा है, मैंने RTI लगाया, उसमें रिप्लाई मिला मुझे। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे पता चली। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि मुझे कोर्ट जाना है इन चीज़ों को लेके, तभी मैं इनके ऊपर कोई अपने फ़ेवर में जजमेंट ला पाऊँगा, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन करवा पाऊँगा। बट दिक्कत क्या थी, उस टाइम पर जो मेरे सीनियर्स थे वो लोग भी उन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन चीज़ों से पैसे की कमाई नहीं होने वाली थी। मान लो अगर अभी मैंने एक PIL लगाई RTI के ऊपर कि RTI में कुछ प्रोविजंस ऑब्सोलीट हैं तो उनको चेंज करवाया जाए, तो वो कह रहे थे इससे हमारा क्या फ़ायदा या फिर इससे होगा क्या, ऐसी सारी चीज़ें। बट मेरा ये था कि इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रताड़ित हैं, वो लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये मुझे करना है। तो मैंने कई लोगों की हेल्प भी ली बट हेल्प उस लेवल की नहीं मिली कि मैं उनकी हेल्प से ही सारी चीज़ें कर पाऊँ। फिर मैंने वेब से कई चीज़ें तलाशी, कई चीज़ें और लोगों से हेल्प ली, छोटी-छोटी हेल्प लेने के बाद फिर मैंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट को अप्रोच करने के बाद वहाँ से अपने फ़ेवर में जजमेंट लेके आया। तो ये सारी चीज़ें अगर लॉ स्टूडेंट्स भी पहले से स्टार्ट कर दें, मतलब इसके लिए आपको एडवोकेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने लॉ में एडमिशन ले लिया, वहाँ से अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिल गए, अच्छी गाइडेंस मिल गई, तो आप लॉ स्कूल में ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको डिग्री मिलने के बाद ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। सो
आपकी जो थिंकिंग थी, जिस टाइम पे आप एक लॉ स्टूडेंट थे और जब आपको पता था कि अब आपको आगे चल के एक एडवोकेट बनना है, एक सक्सेसफुल एडवोकेट जिसको आगे चल के अपने इंडिपेंडेंट मैटर्स हैंडल करने हैं। आई थिंक यू आर इन लिटिगेशन, राइट? Yeah. या सो अब उस टाइम पे आपकी क्या थिंकिंग रही थी जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी और जिसकी वजह से आपको हमेशा ये फील होता था कि नहीं, मेरा जो रास्ता है वो आसान है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए? प्रॉब्लम ये थी, जब मैं लिटिगेशन में आया तो उससे पहले तो मेरी थिंकिंग ये थी, जैसे मैं पढ़ा करता था कि वकील कैसे बन सकते हैं या फिर वकील बन के क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं 12th में था तो मैं देखता था कि कैसे कर सकते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही करते हैं। वो जब सोचते हैं कि उन्हें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तो उस टाइम वो प्रोफ़ेशन भी देख लेते हैं कि आगे जाके उन्हें किस प्रोफ़ेशन में जाना है या फिर स्टेप कर लेना है। तो उस टाइम मैं भी देखा करता था कि एडवोकेट्स कैसे होते हैं। तो मेरे सामने उस टाइम एडवोकेट्स आते थे, कपिल सिब्बल और ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े चेहरे। तो मुझे वो देख के इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ आगे जाने के बाद। बट जब मैं प्रोफ़ेशन में आ गया और जब मैं कोर्ट गया, तो वहाँ मैंने देखा यहाँ तो लाइफ़ बिल्कुल अलग है। यहाँ तो लोग पैनल के पीछे पड़े हैं कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का पैनल मिल जाए, किसी कंपनी का पैनल मिल जाए या फिर क्लाइंट्स मिल जाएँ। तो मैंने कहा यार, जो मैंने देखा था ये तो उससे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। मैं तो देख रहा था एक हाई प्रोफ़ाइल ज़िंदगी मिल जाएगी, मैं लोगों की ऐसी हेल्प कर पाऊँगा, वैसी चीज़ें कर पाऊँगा। बट यहाँ तो डेट्स ले रहे हैं वकील या फिर ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं कोर्ट्स में जाके, छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने देखा यार, ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी थी। मुझे तो मतलब ऐसा करना था कि अगर मेरे पड़ोस में कोई पुलिस वाला किसी को पीट के चला गया, उस पुलिस वाले को मुझे सस्पेंड करवाना है। बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ तो वो पुलिस वाले को ही रिश्वत दे रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, चार्जशीट पहले दे दो हमें। आपने जी। कोर्ट में दे दिया, हमें दूसरी कॉपी दे दो पैसे लेके। मैंने कहा यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना। तो फिर उस टाइम पे मैंने जो अपना एक पर्सपेक्टिव था वो शिफ्ट किया इस तरफ कि मुझे इन सब चीज़ों के साथ-साथ पैरेलली पैसे कमाने के साथ-साथ सोशल चीज़ों पे भी काम करना है। और आज के टाइम पे वही मुझे हेल्प कर रही है। जो चीज़ पैसे कमाने वाली है, वो तो थोड़ा स्लो है मेरी लाइफ़ में भी, उसके लिए मुझे 2-3-4 साल लगेंगे। बट जो और चीज़ें हैं सोशली, वही मुझे हेल्प कर रही है। जैसे मैंने आरटीआई के ऊपर अभी एक पीआईएल लगाई, अभी मैं डीयू के ऊपर एक पीआईएल लगा रहा हूँ और जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं पुलिस वाले, उसके ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ कि इसका भी जो मिसयूज़ है वो पुलिस वाले ना कर पाएँ। तो ऐसी सारी चीज़ों से मुझे मॉनेटरी गेन तो नहीं होने वाला, बट मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं जो प्रोफ़ेशन मैंने सिलेक्ट किया है, उससे मैं लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। ये मुझे आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी। लोग जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं, राइट? कि इस केस को ले लेते हैं, इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस चीज़ को देखते हैं, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, लिटिगेशन में जाते हैं, फर्म में जाते हैं, पैसा जहाँ मिले वहाँ जाते हैं। लेकिन आपकी एक थिंकिंग ये रही है कि आपको सिर्फ काम से मतलब है अभी। आपके अंदर एक पेशेंस है जो होना बहुत ज़रूरी है एक एलएलबी स्टूडेंट के लिए। जो मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अभी इतने सारे पॉडकास्ट किए, उसमें मुझे एक ही चीज़ समझ आई है कि कोई भी एक दिन के अंदर एक सक्सेसफुल लॉयर, एडवोकेट नहीं बन सकता। आई थिंक ये किसी प्रोफेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन के अंदर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बन जाओ। तो एक पेशेंस जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, हुँ। राइट? अगर आपको कुक करना है खुद को, आपको हुँ। बनाना है इन फ्यूचर, आपको टाइम कुछ देना पड़ेगा। बड़ा करना है, तो यू नीड कंसिस्टेंसी। अब आप सोचो कि आपके पास तो 4 केसेस के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा खुद को, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वेट करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली वो आपके पास एक ना एक टाइम बाद चीज़ें आनी शुरू होंगी। या तो जैसे जिस तरीके से आपने लोगों के लिए वर्क करना शुरू किया, जो लोगों के कॉमन इश्यूज़ हैं, जो हमें रोज़ में ऐसे लगते हैं कि ये तो ऐस ठीक है, सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है, हम इग्नोर भी कर देते हैं चीज़ों को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब मैं क्या करूँ, मेरी कौन सुनेगा? इस टाइप की चीज़ें आपने इनके ऊपर वर्क किया, आपने इंडिपेंडेंट केसेस में आरटीआईज़, पीआईएल, इन सब चीज़ों को देखा, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अभी आपने जो बताया कि मैं तो एलएलबी के बारे में कुछ और ही सोच के बैठा था कि एलएलबी ऐसी होगी, एलएलबी वैसी होगी। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे पहले भी बता रखा है कि ये जितने भी लोग हैं ना एलएलबी के ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। इस बबल को बर्स्ट करने का टाइम है। बोली जिस टाइम पे मैं भी एलएलबी मैं नहीं करी थी, मैंने उस टाइम तक मैंने पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट रूम नहीं देखा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो मूवीज़ में होता था वही सब मेरे को समझ आता था कि वही चीज़ है। लेकिन एलएलबी इज़ समथिंग कि आपको पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। एलएलबी आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी है। आपके कोर्ट रूम के अंदर एसी नहीं होता है। अगर आप वेल ग्रूम होके आ रहे हैं तो आपको पसीना आएगा ही आएगा, आपको मैटर्स के लिए बाहर वेट करना पड़ेगा, कई बार आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, तो आपको कई बार खाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं मेहनत, और वो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं फ्यूचर में तो। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको उसके लिए बड़ा ड्रीम करना पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो ठीक है, एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब हम आपसे इस वर्ड का मीनिंग भी समझेंगे और उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि इस
ये किस टाइप की पावर है, किसको मिलती है और इसका क्या यूज़ है और क्या मिसयूज़ है? आप जनरली देखते होंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो गई, मान लो मारपीट नहीं हुई बट गाली गलौज हो गई, उसमें क्या होता है, अगर आप पीसीआर की कॉल कर दो तो पुलिस आती है। पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले जाती है थाने में, फिर वो थाने में उन्हें बिठा के रखती है। फिर हम बाद में सुनते हैं 2 दिन बाद, अगर आपने स्टोरी पूछी कि हाँ भाई क्या हुआ था उस दिन, वो कहते कुछ नहीं, लड़ाई हुई थी, पुलिस वालों ने 10,000 रुपये लिया, छोड़ दिया। तो हम सोचते हैं कि यार अगर लड़ाई हुई तो एफआईआर क्यों नहीं करी फिर, और अगर एफआईआर नहीं करी तो फिर पैसे किस बात के लिए। वो पैसे इस बात के लेते हैं, पुलिस के पास एक पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर कोई पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो जैसे सेक्शन 107 है, 151 है, उसके अकॉर्डिंग पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती है पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर जब भी, मान लो अगर रात में कोई ऑफेंस हुआ है या फिर रात में अगर किसी को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो नेक्स्ट डे 3 बजे के आसपास दिल्ली में तो एसीपी के पास जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने उनको वो अपीयर करवाते हैं। वहाँ पे जो एसीपी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं दिल्ली के अंदर, या फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, वो लोग फिर उन्हें या तो बेल दे देते हैं या फिर उनको आगे जेल भेज देते हैं। जी। तो मतलब 24 आवर्स तक वो लोग पुलिस स्टेशन में रहते हैं। जैसे अगर आज अभी 10 बजे हमने कोई ऑफेंस कर दिया, पुलिस आएगी, पुलिस हमें उठा के ले जाएगी, थाने में बिठा के रखेगी पूरे दिन पूरे रात, नेक्स्ट डे वो हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसमें क्या होता है, इस पावर के लिए पुलिस क्या करती है कि भाई थाने में बंद कर दूंगा, पैसे दो वरना बंद करूंगा। पुलिस बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है इस चीज़ का। आप ये जो सेक्शन था वो बनाया इसलिए गया था कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बना रखा है सेक्शन। बट जनरली पुलिस क्या करती है, वो वाली कहावत कि पुलिस ऑफेंस होने के बाद ही पहुंचती है, पहले तो जी। पहुंच सकती ही नहीं। तो ये पता नहीं सेक्शन ही क्यों बनाया। तो वो ऑफेंस होने के बाद पहुंच दिया कि लड़ाई हो गई, उसके बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद उन्हें पकड़ लिया। अब पुलिस के पास पावर है कि इसमें एफआईआर तो करनी नहीं, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन रखना है। तो पुलिस ने उनसे पैसे ले लिए कि भाई आप 10,000 रुपये दो, मैं नहीं लगाऊंगा। पुलिस के पास पावर है, कहीं पे उन्हें देना नहीं, कहीं पे कुछ लेना नहीं, उनके पास पावर है 24 आवर्स के लिए। अगर किसी को ऐसे भी अरेस्ट करके रखा, लोगों को लगेगा भाई 24 घंटे तक तो थाने में रह सकते हैं, उन्होंने कहीं पे नोट भी नहीं किया। कई लोगों को ऐसे अरेस्ट कर लिया, नोट भी नहीं किया, उसके बाद उनसे अगर पैसे मिल गए तो छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मैंने अपने आसपास बहुत करीब से देखे हैं। अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके किसी भाई को किसी ने पीट दिया, लड़ाई हो गई उसकी कहीं पे रोड रेज में। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया कि भाई मेरे साथ मेरी पिटाई की है किसी ने, मेरे सर से खून आ रहा है, आप एफआईआर लॉन्च करो मेरी, या फिर मेरा मेडिकल करवाओ, ऐसे वगैरह चीज़ें। पुलिस वाले ने देखा कि बच्चा है, वो 17 साल का लड़का था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं हम करवा रहे हैं, आप चलो। उसने कहा यार ये क्या बात हुई, एफआईआर तो होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतने ज़्यादा एक्टिव है, लोग देख लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे एफआईआर तो होती है अगर आपके साथ मारपीट हुई है कुछ भी हुई है तो उसने कहा सर एफआईआर करो। पुलिस वाले ने एफआईआर नहीं करी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने ब्रदर को कॉल लगाई, वो मेरा फ्रेंड है, वो लॉ स्टूडेंट है। उसने क्या किया, वो थाने गया, उसने थाने में कहा कि सर इसके साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, आप एफआईआर लॉन्च करो या फिर इसका मेडिकल तो करवाओ कम से कम। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ हम करवा लेंगे सब कुछ। उसने कहा आप कैसे करवा लोगे जब आप सामने सामने नहीं करते। तो उसने वहाँ खड़े होकर 112 की कॉल कर दी। बट उसकी गलती बस इतनी सी थी, 112 की उसने कॉल कर दी, पीसीआर वैन आई। दिल्ली में जो पीसीआर वैन होती है, जो पीसीआर व्हीकल्स होते हैं, वो उससे अलग होती है, अलग डिपार्टमेंट होता है इसका। जी। वो लोग उनको लेके मेडिकल कराने ले गए। अब पुलिस वालों को ये बात इतनी नागवार गुजरी, उन दोनों पुलिस वाले ने उन दोनों के ऊपर ही 107 151 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो लगा दिया कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे और इसलिए हमने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब बताओ, भाई भाई को इसलिए डिटेन कर लिया कि ये आपस में लड़ रहे थे। और फिर ये देखो कि फिर नेक्स्ट डे हम सारे वकील वहां पर गए पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उन्होंने उस सेम मेडिकल को, मतलब एक रात पहले उस जो लड़के का मेडिकल था जिसकी पिटाई हुई थी बच्चे की, उसके मेडिकल को इसलिए यूज़ किया कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसके भाई ने इसे मारा है और चोट ये आई। उसी सेम मेडिकल को अगले दिन उन्होंने यूज़ किया है इसलिए कि किसी थर्ड पर्सन ने इस लड़के को मारा, तो हमने इसके ऊपर एफआईआर करी है। तो ये मतलब कितना ज़्यादा वो है, अगर इसके ऊपर कंप्लेंट अच्छे से हो, हम कोर्ट जाएँ, तो पर्सन जो पुलिस वाला है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं वो। सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जो पुलिस स्टेशन के अंदर चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू लोगों को डर ये रहता है कि यार थाने में बंद ना कर दे पुलिस वाला, थाने में बंद ना कर दे पुलिस वाला, और इसलिए वो फिर पैसे दे देते हैं। अगर एफआईआर हो रही है तो फिर आप देखोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो पुलिस पकड़ भी सकती है कि नहीं पकड़ सकती। बट मान लो कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल है, मान लो कि उसमें पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट वारंट, उसमें भी वो लोग 24 घंटे के लिए तो आपको अरेस्ट कर ही सकते हैं, डिटेन कर ही सकते हैं। तो आदमी इस चक्कर में डर जाता है। मान लो आपने किसी को गाली दी, उस ऑफेंस में आपको अरेस्ट पुलिस कर ही नहीं सकती तुरंत, बट उस ऑफेंस में भी वो लोग क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए तो रिटेन कर सकते हैं 107 151 में। तो इसका वो मिसयूज करके लोगों को पैसे वसूलते हैं लोगों से। तो मतलब ये एक तरीके से पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो अपनी पावर है इसका मिसयूज मिसयूज कर बहुत रही ज्यादा है, कर बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है, राइट। एंड ये चीजों के ऊपर फोकस करना हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी है। और फन फैक्ट ये है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सामने एक चीज सबको पता होती है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया और पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको
पेश करेगी मजिस्ट्रेट के आगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। बट फन फैक्ट ये है कि अगर 24 घंटे के लिए कोई आदमी थाने में है तो उसके खाने पीने के लिए, मेडिकल के लिए कोई भी फैसिलिटी पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं। पहले क्या होता था, कैंटीन्स होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आरटीआई लगाई कि भाई आपके पुलिस स्टेशन में, जैसे मैंने सारे पुलिस स्टेशन में पूछा कि आपके पुलिस स्टेशन में लास्ट 1 मंथ में कितने लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपने पकड़े? उन्होंने कहा 32 लोग। मैंने कहा अच्छा उनके खाने के ऊपर कितना एक्सपेंस आया? कह रहा 0। मान लो कोई आदमी अगर 3 टाइम तक थाने में रह रहा है तो खाने पीने के लिए आपने कुछ तो उसको फैसिलिटी Exactly. दी होगी। बट ऐसा कोई भी और आई थिंक प्रोविज़न ये है फैसिलिटी ही नहीं। होती है ऑलरेडी, हाँ, ये मतलब दी जाती होना चाहिए बट ऐसा कुछ है नहीं। होता क्या है इसमें, जैसे अगर मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले ने, तो मेरे फैमिली वाले इतने ज़्यादा पैनिक हो जाएँगे कि वो मेरे लिए खुद ही खाना ले आएँगे। ओके। अगर कोई पर्सन है तो वो पुलिस वालों को पैसा दे देता है, पुलिस वाले पैसे लेके फिर उसके लिए खाना ले आते हैं। ऐसी कोई भी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर आपका कोई पर्सन जेल में है, तो जेल मैनुअल्स होते हैं, उसके अंदर खाने-पीने की फैसिलिटीज़ होती हैं। उसके अंदर पूरा वो बना होता है चार्ट कि कब कौन-सा खाना चलेगा। बट पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, उसके लिए भी खाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। मैंने आरटीआई लगा के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माँगी बट ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ही नहीं। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पीआईएल लगाएँ एक हाई कोर्ट में और डायरेक्ट करवाएँ यूनियन को कि भाई आप कुछ फंड दे दो पुलिस वालों को, ताकि वो एग्जैक्टली। खाना प्रोवाइड कर सके। कई जगह पे मैंने ऐसा भी देखा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पुलिस वाले खुद खाना प्रोवाइड कर देते हैं। जी। मान लो कोई पर्सन है, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो पुलिस वाले देखने भूखा है, तो वो अपनी जेब से खाना प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर आस-पास उनके कई इन्फ्लुएंस होते हैं पुलिस वालों के भी। कोई रेस्टोरेंट है उनसे कह दिया कि भाई खाना दे दो, 2 आदमी हैं हमारे पास। तो ऐसे कर देते हैं बट इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो आप कानून तो बना देते हो बट कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके अच्छे फैसिलिटेशन के लिए आप प्रोविज़न बनाते ही नहीं। यानी कि हमें इस बात पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने एक लॉ बनाया है, इस रूल को हम अच्छे से फॉलो करवाएं। मेक श्योर करें कि अगर ये पावर पुलिस के पास भी है तो वो भी इसका मिसयूज़ ना कर पाए, राइट? और राइट, सो अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन से अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआर की बात करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक है, ठीक है? मतलब समझ लो कि सभी को एफआईआर में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि एक तो एफआईआर का एक ये भी होता है कि जोनल होता है, हर एरिया की अलग अलग जगह पे एफआईआर रजिस्टर होती है। बिकॉज ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि वन ऑफ माय फ्रेंड, जिनका ना जो फोन था वो चोरी हो गया था, ठीक है? अब वो मेरे जो फ्रेंड थे वो थे कहीं और के, जो फोन चोरी हुआ था वो कहीं और चोरी हुआ था, किसी और एरिया में। अब हम जिस पुलिस स्टेशन में पता करके गए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वो विजिट था पुलिस स्टेशन में, इससे पहले मैं कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं थी, तो हमने वहाँ पे बात की, काफ़ी घंटों तक हम वहाँ बैठे, पुलिस का वेट किया कि वो हमसे आके अब फाइनली आके बात करेंगे, हमारी कंप्लेन को लिखेंगे। तो हम आई गेस 1 आवर तो हमें हो गया होगा बैठे हुए। उसके बाद कोई आता है, आके हमसे बात करता है और कहता है, नहीं आपका कहाँ पे हुआ था? नहीं, ये हमारे एरिया में नहीं हुआ है, आपको दूसरे पुलिस स्टेशन पे जाना होगा। फिर उस 1 आवर को वेस्ट करके हम जाते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन में। हम उस पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लॉन्च करते, फिर उसके बाद वो कहती है रुको, ये हमारे एरिया का नहीं है, मुझे एक बार कंफर्म करने दो। तो इतना मुझे तो यही लग रहा था, मैंने कहा कि पहले तो आप अपने स्टाफ मेंबर्स आप आपस में ही कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा एरिया आपका है, कौन सा एरिया नहीं है। तो बस एक फ़ोन चोरी होने की बात है। कोई बड़ी चीज़ होती तो आप तो यही कंफर्म करते रह जाते कि एफआईआर लिखवानी कहाँ पे है, कंप्लेन कहाँ पे रजिस्टर करनी है, राइट? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तुरंत इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन कंप्लेन लेकर आया है, एफआईआर लेकर आया है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे एक पर्सन होना चाहिए जो लिखे उन चीज़ों को। सो ये एक मुझे तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम लगा। देन तो इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों को ये इतना प्रॉब्लम आता है एफआईआर लिखवाने में, तो पहले तो कि क्या इश्यूज हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें आप मुझे बताइए। दूसरा फिर आप ये भी बताइए कि एफआईआर के क्या क्या तरीके हैं, एफआईआर लॉन्च कराई कैसे जा सकती है, क्योंकि आई थिंक अभी सिर्फ एक ऑफलाइन इज नॉट ओनली द वे, हम ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं, राइट? ऑनलाइन सर्टेन कुछ ऑफेंस है, बस उनके ही करा सकते हैं। जैसे आप थेफ्ट ऑलराइट, के लिए करा सकते हो और कुछ 1-2 चीज़ें हैं, बस उनके लिए करा सकते हो। ओके। सो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उनके लिए हम ऑनलाइन एफआईआर करा सकते नहीं, हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है, जैसे थेफ्ट के लिए या फिर 1-2 ऑफेंस और हैं, बस उन कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए ही ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑफलाइन, वरना अगर ऑनलाइन करवाने लग जाएँ तो फिर ये तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, पुलिस स्टेशन जाना है, एग्जैक्टली। ऑनलाइन ही करने लगेंगे। ऑलराइट, सो मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सेलेक्टिव मैटर्स के लिए, कुछ सेलेक्टिव ऑफेंसेस के लिए वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एफआईआर, राइट? ऑलराइट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इश्यूज पे। जैसा एक इशू मैंने ही आपको बता दिया जो कि था, ठीक है, फ़ोन चोरी होना कॉमन चीज़ है, बट जिसका चोरी होता है उसी को पता होता है। एनीवेज, बट अब आप बताइए कि लोग क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं और
इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसमें क्या है कि ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया था जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था कि ये भी एक क्वेश्चन था मेरा, जीरो एफआईआर क्या होता है? ऑफेंस यहाँ पर हुआ, ऑफेंस हुआ मतलब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, बट बाकी वो ऑफेंस मतलब चल रहा है और वो एंड हुआ जाके ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो अब एफआईआर कौन लॉन्च करे, कौन सा पुलिस स्टेशन वाला एफआईआर लॉन्च करे, तो पहले बहुत सारी ये दिक्कत थी क्योंकि इसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं थी कि कहाँ जहाँ स्टार्ट हुआ ऑफेंस वो करेंगे या जहाँ एंड हुआ वो करेंगे। और एग्जैक्टली। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे मैं देखता हूँ मेट्रोज वगैरह में या फिर मान लो बस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, डीटीसी बस का। डीटीसी बस में किसी के साथ स्नैचिंग हो गई या फिर किसी का फ़ोन चोरी हो गया। अब वो बस चले जा रही है, अब वो 15 किलोमीटर बाद जाके रुकी। अब वहाँ उसको पता चला कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो वो ऑफेंस कहाँ रजिस्टर करवाए, जहाँ से वो बस में चढ़ा था या फिर जहाँ वो उतरा। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमने इसके ऊपर सेक्शंस बना दिए कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट अब हमने रेगुलराइज कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद भी ग्राउंड लेवल पे की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो सबसे पहले तो उनके पास एक कॉमन सेंस, कॉमन मैनर ही नहीं होता कि जैसे आप गए तो आपको सीट ऑफर कर दी, पानी ऑफर कर दिया, आप जाओगे तो आपको बोलेंगे बाहर खड़े रहो, अभी बताते हैं। जी। अरे सुन तो लो, मैं आया किस लिए हूँ, पहले बात तो सुन लो मेरी। सर मैं बिजी है। हाँ, सर बिजी है या फिर सर नहीं है, कुछ भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ करके पहले तो जैसे कॉमन आदमी तो इसलिए डर जाए। कॉमन आदमी को आप देखोगे थाने में जाने से ही डरता है कि कहीं मेरे को ही ना पकड़ लें, मेरी मैं ऑफेंस रजिस्टर करवाने आया हूँ तो कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें करके वो लोगों को परेशान कर देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी आदमी को एफआईआर लॉन्च करवानी ही है, मान लो आपने कोई कंप्लेंट दी, तो कंप्लेंट में वो इतनी ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर देंगे कि आप कहोगे यार इसका तो जो बेसिक वो है वही खत्म हो गया, जो इसकी सोल थी कंप्लेंट की वही खत्म हो गई। मान लो अभी क्या हुआ, किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मारा, अब उसने मारा जो हम हाथ में कड़ा पहनते हैं उससे, तो पुलिस वाले लिख देंगे उसके अंदर कि किसी धातु की वस्तु से मारा, वो ये नहीं लिखेंगे कड़े से मारा। अगर आप कड़ा लिखते हो तो आपको बाद में केस में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि भाई इसने एक मतलब हथियार से मारा, एक हथियार के तौर पे यूज़ करके। अब उसने लिख दिया किसी धातुनुमा वस्तु से मारा, जी। तो ऐसी सारी चीज़ें कर देंगे अगर एफआईआर करेंगे भी तो। और जनरली तो एफआईआर करते ही नहीं है, हम चाहे कितनी वीडियोस बना लें, कितनी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कि आप ऐसे एफआईआर कंप्लेंट दोगे तो एफआईआर हो जाएगी, यहाँ जाओगे तो एफआईआर हो जाएगी, और या फिर आप एनवेलप के अंदर जाके लेटर दे दो फिर तो एफआईआर करेंगे ही करेंगे। आप कितना भी कुछ कर लो, पुलिस के पास इतनी लिबर्टी तो रहती है, इतनी पावर तो रहती है कि अगर उन्हें एफआईआर नहीं करनी तो नहीं करेंगे। आप कोर्ट जाओगे तभी आप करवा पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा हरास होती है इन चक्करों में। जैसे आपको एफआईआर करनी है, आप गए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो अगर मैं ये मानता हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर दिल्ली में कई पुलिस स्टेशन तो ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तभी एफआईआर होगी। अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के लिए चली गई ना कि किसी पर्सन ने मुझे डिफेम किया है तो मैं उसके लिए डिफेमेशन के लिए एफआईआर करवाने आई हूँ, नहीं। तो उनको पता ही नहीं कि डिफेमेशन ये एक अपराध भी है। एग्जैक्टली। पुलिस वालों को यही नहीं पता। और ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जिसमें कई ऐसे ऑफेंस है, जैसे आपने कह दिया। मैंने क्या किया, एक बार आज से कुछ टाइम पहले रजत दलाल और कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, उनकी लड़ाई होने वाली थी। ओके। वो लोग आपस में एक स्पॉट सिलेक्ट कर रहे थे कि यहाँ आके हम लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे। हमने 20 लड़के बुला लिए, हमने 40 लड़के बुला लिए। मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं भी थोड़े इसमें फ़न ले लूँ। मैंने पीसीआर कॉल कर दी। मैंने कि भाई यहाँ पे एक ऑफेंस होने वाला है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो पीसीआर मेरे घर पे ही आ गई। ओके। मैंने अपने घर से गया था उस टाइम पे, तो घर पे ही आ गई। कह रही हाँ सर बताओ कहाँ होने वाला है। मैंने कि यहाँ से वो 20 किलोमीटर दूर है जहाँ होने वाला है, मैंने तो जस्ट आपको इन्फॉर्म किया था। तो कह रहा ऑनलाइन कैसे लड़ सकते हैं वो, कह रहा वो ऑनलाइन ही मार रहे हैं एक दूसरे को। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं लेकिन मारेंगे ऑफलाइन। कह रहा अच्छा इंस्टाग्राम पे कोई किसको कैसे मार सकता है, समझ नहीं आ रही। ओके। कह रहे लड़ाई इंस्टाग्राम पे हुई थी। मैंने कहा आप लोगों को मतलब इतना भी बेसिक समझ नहीं। मैं देखता हूँ यूएसए वगैरह की कई बार मेरे पे रील्स आती हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं कि किसी ने इमरजेंसी नंबर डायल किया। जी। अब उसने कहा कि सर मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो पुलिस वाले इतना एक्टिव है, उसको लगा कि इमरजेंसी में है तो इसलिए पिज़्ज़ा कह रही है। तो उसने कहा पुलिस वाले ने सामने वाले को जिसने कॉल किया है कि अच्छा अगर आपके पास वहाँ 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आप कहो कि मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए। अगर आप वहाँ 4 से कम है तो आप कह दो मुझे पनीर पिज़्ज़ा चाहिए। उसने कहा मार्गरीटा पिज़्ज़ा, मतलब 4 से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा उनके पास हथियार भी हैं तो आप कह दो कि बटर डाल देना, और नहीं है तो कह दो बटर मत डालना। तो उन्होंने कहा बटर डाल देना मतलब हथियार भी हैं। तो इतने मतलब कोड वर्ड्स में बात करी और जी। फिर वहाँ हेल्प पहुँच गई। यहाँ अगर आप कह दो ऐसे कि क्या बोलते हैं उसे कि मैं इमरजेंसी में हूँ, तो वो कहेंगे कहाँ हो तुम, बाप का नाम बताओ पहले। मतलब ये भी नहीं कि पापा का नाम बताओ, कुछ बताओ, नाम से क्या लेना देना। आप तो पहले इमरजेंसी में जहाँ हो वहाँ पहुँचो ना। जी। और सबसे पहले तो आप ये देखना कॉल करोगे तो वो सीधे कहेंगे बाप का नाम बताओ। आपके नाम के बाद बाप का नाम, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा जैसे मेरे मुँह से एकदम से निकला बाप का नाम बताओ, तो बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कतें हैं कि बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करेंगे पुलिस वाले ये आपसे। चीज तो इनके है। अंदर बिल्कुल भी बात करने की सेंस नहीं होती। दूसरी चीज़ कि आप जैसे कॉल करोगे इमरजेंसी के लिए, आपने कॉल किया तो आपकी डिटेल्स लेनी पहले कि मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। अरे भाई मैं उसको एनोनिमस भी रख सकता हूँ। और स्टेट्स में आप देखोगे और कंट्रीज़ में देखोगी कि मैं गुमनाम तरीके से भी कंप्लेन कर सकता हूँ, बट जी। आप लोगों को नाम पहले चाहिए। कई जगह आप कंप्लेन करोगी, आपने कह दिया कि कोई पर्सन मेरा फ़ोन लेके भाग गया,
वो मेरा नो नहीं था बट भाग गया फ़ोन लेके या गाड़ी लेके भाग गया मेरी। तो वो कहेंगे अच्छा वो कहाँ है बता दो आप, तो हम वहाँ चले जाएँ। अरे भाई मुझे पता होता तो मैं खुद ही जाके नहीं ले लेता। आपके पास तो मैं इसीलिए आया हूँ ना कि आप उसे ट्रैक कर पाओ, आपके पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो जी। पुलिस वाले रिलाई भी इन चीज़ों पे कर रहे हैं कि आप ही बता दो तो हम चले जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें लोग फेस करते हैं आज के टाइम पे। ये इश्यूज तो है। तो बेसिक इशू ये है कि जो लेजिस्लेचर है या फिर जो लोग हैं ऊपर सिस्टम में आगे बैठे हुए, वो खुद से मन से काम करना ही नहीं चाहते। वो लोग बस खाना पूर्ति करते हैं, लेट इट गो करते हैं कि चलो हो रहा है तो हो जाने दो। उनको ये पता ही नहीं कि लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट किन चीज़ों से हो रहे हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं करते। अगर उसके ऊपर वो काम करने लगे तो ऐसी सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी क्योर हो सकती हैं। एग्जैक्टली। इवन मेरे पास भी एक केस, मतलब एक केस था जो, मैं अब उसमें एरियाज तो नहीं बता पाऊंगी। जैसे कि एक बॉडी थी, पुलिस को, काफी पुराना केस है, पुलिस को एक बॉडी मिली थी जो कि दो एरियाज के बीच में थी। अब जैसे एरियाज बटे होते हैं ना, कि इस एरिया का पुलिस स्टेशन सपोज वाला। करो इधर है और इस एरिया का इधर है। अब वो दो एरियाज के एक तरीके से बॉर्डर समझ लो, बाउंड्री समझ लो आप, उसके बीच में थी। यानी उस बॉडी का, डेड बॉडी का अपर हाफ जो था में वो दूसरे एरिया में था और लोअर हाफ दूसरे एरिया में, ठीक है। अब कंप्लेन होती है तो दोनों पुलिस स्टेशन के जो लाइक इंस्पेक्टर होते हैं वो आते हैं, और उनके बीच अब क्वेश्चन ये है कौन सा एरिया डील करेगा इस केस से। तो अब वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सब गया। सारा हो जाता है। मेरे पास भी एक ऐसा इंसिडेंट है। जी। क्या हुआ, एक पर्सन की किसी ने बॉडी दिखी ड्रेन के अंदर। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई एक पर्सन की बॉडी मैंने देखी है यहाँ पे इस ड्रेन के अंदर, तो आप लोग आ जाओ। पुलिस जैसे ही वहाँ आई, इतने में बॉडी फ्लोट करते हुए दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में चली गई। ओके। अब उन लोगों ने कह दिया कि भाई अब तो देखो, जिनके जुरिडिक्शन में बॉडी पड़ी हुई है वो केस देखेंगे। तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो बस ये चाहते हैं कि सर से हमारे बोझ हटे। मतलब हाँ ड्रेन में है वो बॉडी, तो आधे किलोमीटर अगर वो ट्रैवल कर गई तो अब वो वाले पुलिस वाले देखेंगे उसे। और सिचुएशन वर्स्ट तो वहाँ हो जाती है, मान लो ये तो अगर एक स्टेट में हो रहा है तो ठीक है, जैसे आपने बॉडी वाली बात बताई, अगर वो दो स्टेट्स के बीच में हो जाए फिर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे एक स्टेट का बॉर्डर है, अब वो वहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि भाई हमारी जुडिक्शन नहीं आ रही, हमारी जुडिक्शन नहीं आ रही, उस स्टेट उस कंडीशन में तो जो पुलिस वाले हैं दूसरे स्टेट वाले वो कहेंगे भाई अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो आपके स्टेट में जाना होगा, तो परमिशन कहाँ से मिलेगी और सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व की जा सकती हैं। बट बीच में हमने फॉर्मेलिटीज़ और सारी चीज़ें ऐसे कर रखी है ना कि टाइम इतना लग जाता है, आदमी बचना चाहता है केसेस लेने से। मूव करते हैं आपके पीआईएल सेक्शन पे। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, ठीक है, कि आपने कोई आरटीआई एक्ट था, उसके ऊपर भी आपने कोई पीआईएल फाइल की थी, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे। इसमें क्या था, आरटीआई जो एक्ट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगर आपको किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जी। आपके घर के सामने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, हाईवे बन रहा है, और आपको ये जानना है कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए कितने रुपए अलॉट हुए, कितने रुपए खर्च हुए, उसमें कोई करप्शन तो नहीं, कुछ पैसे कम तो नहीं लगे। जैसे अगर वहाँ लगना है कि आपको 20 सरिये लगने हैं किसी पिलर में और वो लगा रहे हैं 5, तो आपको ये जानना है, तो आप ये जान सकते हो एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा के। उसमें इशू क्या था, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से मुझे अपने फेवर में जजमेंट भी मिली। इशू ये था कि अगर आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन दो मोड्स में मिल सकती है। पहला ये कि आप प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने पेपर में ले ली प्रिंट करवा कर। दूसरा है डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट में क्या है, जैसे आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी है, आप जी। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में आपके साथ मारपीट हो गई, तो आपने पुलिस स्टेशन से ये मांग लिया कि भाई मुझे 2 तारीख की आप वीडियो रिकॉर्डिंग दो, अपने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दो। ये आप मांग सकते हो आरटीआई में। बट इसके लिए जो प्रोविजंस थे वो 2012 में बने थे लास्ट। आरटीआई रूल्स 2012 में बने थे लास्ट, उसके बाद प्रोविजन बने ही नहीं। तो मान लो कि अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक डिस्केट और दूसरा फ्लॉपी। आरटीआई के अंदर पेन ड्राइव का, ईमेल का, क्लाउड शेयरिंग का ऑप्शन था ही नहीं। तो मैंने जैसे आरटीआई लगाई, मैंने कोई वीडियो फुटेज मांगी, तो उन्होंने कहा कि भाई वीडियो फुटेज हम आपको नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा यार क्या रीज़न है, क्यों? तो मैंने जब आरटीआई एक्ट देखा, उसके अंदर रूल्स ये थे कि अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास उसमें दो ही ऑप्शन थे, डिस्केट या फ्लॉपी डिस्क में 50 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद आप कोई डिजिटल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। मैंने देखा यार ये तो चल ही नहीं रहा आजकल, मतलब कौन ही चला रहा है डिस्केट और फ्लॉपी डिस्क। मैंने कहा ये तो पुलिस वाले खुद नहीं चला रहे होंगे या जो पब्लिक अथॉरिटी है वो खुद यूज़ नहीं कर रही होगी। जी। तो मैंने डिस्केट और फ्लॉपी डिस्क में ही उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, दोबारा दूसरी आरटीआई लगा के, कि भाई जो बना हुआ है हमारे पास रूल, उसका कंप्लायंस होना चाहिए, आप मुझे डिस्केट में दो। उन्होंने कहा नहीं, डिस्केट तो हमारे पास कंपेटेबल डिवाइसेस ही नहीं है जिसके अंदर हम लगा पाएँ। मान लो आज के टाइम पे जो हम लैपटॉप ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, उसके अंदर वो चीज़ें लगती ही नहीं, डिस्केट और जी। कॉपी। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा चलो पेन ड्राइव में दो आप मुझे।
पेन ड्राइव के लिए कई अथॉरिटीज़ ने, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ थी, उनके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने मुझे मना कर दिया। किसी ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है आरटीआई एक्ट के अंदर कि हम आपको पेन ड्राइव में इन्फॉर्मेशन दें। कई ने कहा कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो तो मैं पेन ड्राइव में दूँगा, किसी ने कहा 2000 दे दो तो मैं दूँगा। सबके अलग-अलग सब्जेक्टिव ओपिनियन थे पीआईओज़ के। किसी ने कह दिया कि आप हम पेन ड्राइव में देंगे नहीं क्योंकि हमारे जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है कुछ। तो ऐसी सारी चीज़ें मैंने देखा यार इसके ऊपर यूनिफ़ॉर्म गाइडलाइन ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन दी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। ये एक जी। डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है जो कि काम करती है आरटीआई एक्ट के ऊपर, बट उन्होंने 30 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने ड्राफ्ट करी। उसके बाद मैंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट देते हुए यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि आप 3 महीने के अंदर इसके ऊपर फ्रेश गाइडलाइन बनाओ और जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर करो। तो एक बड़ी चीज़ थी, जो बहुत सारे लोग जो है, ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गिवन राइट है और उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था, बहुत सारे लोग लगा नहीं पा रहे थे जी। आरटीआई, तो वो सारी चीज़ें अब क्योर होंगी। एग्जैक्टली यानी कि आपको रोज अपडेट करने बहुत जरूरी है और आपने कोई आरटीआई का लॉ बनाया विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, अब आपने बस एक्ट बना के छोड़ दिया। अब किसी को इस टाइम पे कुछ चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई है। इस टाइम पे अगर कोई चीज कुछ डिमांड कर रहा है तो वो कैसे डिमांड करेगा, कैसे मिलेगी उसको वो चीज। तो ये तो एक बहुत बड़ा हम्म, एक इशू था एंड था। तो लोग इस इसको पे जी कवर ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं मान लो कहीं पुलिस स्टेशन में, जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ कुछ मिसबिहेव किया किसी पुलिस वाले ने, अब मैं उसको एज एविडेंस यूज कर सकता हूँ जी सीसीटीवी फुटेज को, बट उसके लिए प्रोविजन ही नहीं है। वो कह रहे हैं डिस्केट में लो, 2012 में जो रूल बना हुआ था। तो इसको मतलब लोग वो अपडेट नहीं कर रहे, कानून बना के छोड़ दिया। और आजकल तो बहुत सारी चीजें उठ रही हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इसको वीक करना चाह रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बट लोग खुद भी तो स्टेप ले सकते हैं। तो लोग खुद स्टेप नहीं लेते, फिर बाद में गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, सारी चीजें नहीं कर जी रही। जी। तो इसके लिए फिर मैं कोर्ट गया तो हुआ ये तो आपने इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिटिगेशन का। का सपोर्ट लिया था। तो लाइक एक बार थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? लिटिगेशन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। अगर आप किसी पब्लिक एट लार्ज के इशू के लिए कोर्ट जाना चाह रहे हो, मान लो आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसी चीज हो रही है जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, अफेक्ट कर रही है, और हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो आप एसएसटी में और अलग अलग बुक्स में मौलिक अधिकार के नाम पर पढ़ते होगे। अगर उन अधिकारों का हनन हो रहा है, उन राइट्स को कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। जैसे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में साउंड आता है बहुत ज़्यादा जिससे आप रात में सो नहीं पाते, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। वैसी चीज़ों के लिए अगर आप कंप्लेंट करो तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि आप पहले एमसीडी के पास जाओ या किसी कंसर्न अथॉरिटी के पास जाओ, फिर कंप्लेन करो। बट ऐसे मुद्दों के लिए आपका राइट टू लाइफ है कि भाई आपको सोने का अधिकार नहीं मिल रहा, तो आप सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। तो ऐसे इशू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप 2 वेज से फाइल कर सकते हो। अगर आप एक एडवोकेट हो या फिर लॉ के बारे में जानते हो, जी तो आप पूरी पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हो कि पूरी पिटीशन 50-60 पन्नों की ड्राफ्ट की आपने, उसके बाद कोर्ट में वो फाइल की। बट अगर आप एक एडवोकेट नहीं हो तो भी आप इसको बहुत इजीली फाइल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लेटर पिटीशन बना सकते हो। जैसे स्कूल टाइम पर हम एप्लीकेशन लिखा करते थे जी प्रिंसिपल को, वो दी प्रिंसिपल, सब्जेक्ट और इशू क्या है, वो सारी चीजें, उसके बाद अपना नाम, सब चीज। तो वैसे 1-2 पन्ने की आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो टू द चीफ जस्टिस, या फिर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को आप लिख सकते हो, उसके अंदर अपना इशू लिख सकते हो, उनको सेंड कर सकते हो। जी हर कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी होती है जो आपके लेटर को पढ़ेगी, समझेगी। अगर इशू आपका अच्छा लगा तो उसके ऊपर खुद से कॉग्निजेंस लेके काम करेगी। ओ तो अगर आपने लिख दिया कि मेरे घर के बगल में एक फैक्ट्री है और उसके चक्कर में मैं सो नहीं पाता, तो एक सिंपल लेटर आपने भेज दिया चीफ जस्टिस को, किसी हाई कोर्ट के या फिर इंडिया के, तो वो खुद से कॉग्निजेंस लेके उस फैक्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ऐसे इश्यूज के ऊपर मदद मिलने के लिए। यस एंड ये ऐसा भी सुना गया है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करती है, ऐसा या कुछ है। हाँ, ऐसा होता है, ये पब्लिक एट लार्ज का इशू होना चाहिए। जी ये नहीं कि अगर आपकी वाइफ आपको परेशान कर रही है या फिर आपका पड़ोसी आपको जी परेशान कर रहा है, आप उसके लिए एफआईआर करवाने नहीं जा रहे, सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। तो इसके लिए नहीं होता। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, अगर उन वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन के भी, तब भी आप जा सकते हो। लेकिन किसी पर्सनल इशू के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं वो। 10 लाख की कॉस्ट लगा दी, जी 15 लाख की कॉस्ट लगा दी। अभी किसी एडवोकेट ने लगा दिया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट में, या शायद किसी दूसरे हाई कोर्ट में, कि ये जो अनुभव सिंह बस्सी है स्टैंड अप कॉमेडियन, इन्होंने जी हमारा मजाक बना दिया है प्रोफेशन का, कि ये जो हमारे गाउन्स होते हैं ना, इनको इन्होंने कह दिया कि चमगादड़ वाली ड्रेस है। तो उसके ऊपर ओके उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी कि अनुभव सिंह बस्सी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने उनके ऊपर 5 लाख का वो लगा दिया कॉस्ट, कि यार आप इन छोटी चीज़ों से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, और हमारे यहाँ इतने बड़े-बड़े मैटर्स हैं, इन सबको छोड़ के आप ऐसे मैटर्स पीआईएल में लेके आ रहे हो। किसी ने लगा दिया कि करवा चौथ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए। तो ऐसी सारी इश्यूज़ के लिए
लोग पीआईएल को लगा दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अच्छी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए पीआईएल में। सो अभी ऐसा फ्यूचर में कोई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं या करने वाले हैं? हाँ, फ्यूचर में मैं अभी भी जैसे 2-3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक तो वही प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जी। कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को रखा जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पर खाने-पीने की या फिर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी पर्सन को फ़ीवर है, तो उसको पुलिस स्टेशन में अगर रखा जाता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बट जी। नहीं मिलती, कोई प्रोविज़न ही नहीं है। एक- उसको खाना-पीना मिलना चाहिए, बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उसके लिए उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बट इसके लिए कोई ऑप्शन या फिर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रहा हूँ। बट रिसेंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो ड्यू इलेक्शन के ऊपर। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जी। बट मैं सोचता हूँ, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि खुद अभी अर्न नहीं कर रहा है, बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं एक तो। और सामने एक बड़ी दिक्कत आजकल ये आ गई है कि सामने वाली जो पार्टी है, जो आपके सामने अपोजिशन है, वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए स्टूडेंट इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। तो आप उनके सामने स्टैंड कैसे कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में लोग 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बट इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो चुनने के बाद भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। जी। और लोग इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, लॉ को बाईपास करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो बट आप जो बोल रहे हो कि उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो गलत हो क्या रहा है? मतलब लॉ की नज़र से देखा जाए तो क्या रॉन्ग है यहाँ पे? रॉन्ग ये है कि अगर आप दूसरे इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रहे हो, तो जो ड्यू है वो हर साल एक कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ करता है कि जो स्टूडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कंटेस्ट करेंगे, उनको क्या-क्या रूल्स, क्या-क्या कोड्स फॉलो करने हैं। उसके अंदर कोड्स ये हैं कि आप ₹5000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते कैनवसिंग पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 4 लोगों से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते अपने साथ, या फिर अपने साथ 4 लोगों से ज़्यादा नहीं रख सकते प्रचार करने के लिए या फिर घूमने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप जितने रुपए भी खर्च करोगे, उतने रुपए का आपको हिसाब देना पड़ेगा रिज़ल्ट आने के 2 हफ्ते के अंदर। मैंने एक आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन माँगी कि पिछले 5 सालों में कितने कैंडिडेट्स ने 2 हफ्ते के अंदर अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। तो ड्यू कह रहा है कि हमें एक भी स्टूडेंट ने प्रोवाइड नहीं करी। उसके साथ ही प्रोविज़न ये है कि कोई भी प्रिंटेड पोस्टर, प्रिंटेड पैम्पलेट्स, व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन में। बट आप लोग देखते होंगे कि लोग कितने ज़्यादा पैम्पलेट्स, कितने ज़्यादा प्रिंटेड पोस्टर्स यूज़ करते हैं ड्यू इलेक्शन में। और लास्ट ईयर इनफैक्ट एक एडवोकेट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी, जिसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट को होल्ड कर दिया था और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने पोस्टर्स खुद साफ करें। तो मेरा मेरा कहना इतना ही है बस कि जो पोस्टर्स उन्होंने साफ किए वो लगाने तो लीगल है ही नहीं। जी। लीगली तो वो पोस्टर्स लगा ही नहीं सकते ना। आप देखते हो कि किसी भी आप दूसरे इलेक्शन के कैंडिडेट का पोस्टर देख लो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है। जैसे मेरा नाम है ADITYA आदित्य। वो लोग क्या करते हैं, अपना नाम ऐसे प्रिंट करवाएँगे ADIITYA ताकि स्पेलिंग मिस्टेक हो और बाद में वो इस प्रोविज़न को, इस कोड को बाईपास कर पाएँ ये कह के कि ये तो हमारा नाम है ही नहीं, इसके अंदर तो स्पेलिंग एरर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरे इलेक्शन के अंदर हो रही है। मेरा बस जनरल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर कोर्ट से ये प्रेयर रहेगी कि कोर्ट दूसरों को डायरेक्ट करे, ड्यू को डायरेक्ट करे कि ड्यू इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम करे, बेहतर तरीके से काम करे और खुद भी कॉग्निजेंस ले ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर। राइट। सो यानी कि अभी काफ़ी लंबा रास्ता है या आपके पास, एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। जो चीज़ रॉन्ग है वो चीज़ रॉन्ग है। सो अब बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जो कि है फॉर द सेक्शन 498A। या ठीक है, क्रुएलिटी का वो सेक्शन है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर एक केस आता है इस सेक्शन के अंडर जिसमें एफआईआर हुई होती है, तो कम से कम 2 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं होगा। हुँ। तो फिर इसका मुझे समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने 2 मंथ्स क्यों लिए हैं? इसमें जो इश्यू है ना, इश्यू जी। ऐसा है कि 498 को बहुत ज़्यादा लोग मिसयूज़ कर रहे थे। मतलब अगर कोई वाइफ़ है, उसकी अनबन हो गई सास से, चाहे उसके साथ कुछ गलत किया भी ना हो उन लोगों ने, वो अगर एफआईआर करवा देंगे तो तुरंत पूरी फैमिली ही अरेस्ट हो जाती थी। जी, कॉन्टेक्ट ये एक या लेडीज़ के पास पावर है, इसका पावर हमारे था। पास एक लास्ट पॉडकास्ट में हमारा इसके ऊपर था एक कि या ये एक बहुत बड़ा इश्यू भी है इनफैक्ट, जो मैं हर घर में देख रही हूँ, फैमिलीज़ में देख रही हूँ। ऑफ कोर्स वुमेन आर गेटिंग गुड पावर, वो या जो पावर वुमेन के पास है वो इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो उस पावर का मिसयूज़ कर रही है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में मैं देखती हूँ कि जो बहुएँ होती हैं, ज़रा सी भी कोई भी छोटी-मोटी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है घर में, तुरंत आके ये बोल देती है कि पूरी फैमिली को मैं अंदर करा दूँगी, ऐसा-ऐसा नाम लगा दूँगी। इनफैक्ट कईयों ने तो झूठे केसेज़ भी कर रखे हैं, करेक्ट। जिसकी वज़ह से पूरी फैमिली, यानी कि जो बॉय होता है, उसके जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, वो तक इनके अंदर फँस जाते हैं और वो तक जेल में रहकर आए हैं, या ठीक है? पुलिस कस्टडी में रहते हैं कई-कई, तो ये बहुत ट्रॉमेटाइज़ कर देता है, राइट? तो ये जो पावर मिसयूज़ का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अगर ये लॉ है तो फिर मुझे लगता है नहीं, कि ये बहुत एकदम अच्छी चीज़ करेक्ट है। है। क्योंकि इसमें क्या था, ये जो इश्यू था मेरे ख्याल से 22 को ही जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट जी। की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें इश्यू ये था, जो वाइफ़ थी वो मेरे ख्याल से एक आईपीएस ऑफिसर है।
उन्होंने क्या किया, 498A का केस लॉन्च किया अपने हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर। एंड आई थिंक दे हैव क्रॉस्ड नियरली 100 डेज इन जेल। 100 दिन जेल में रहने के बाद फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए केस के अंदर। उसके बाद एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने गया, तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट ये दी कि अगर 498 का कोई केस लॉन्च होता है तो उसमें 2 महीने पहले एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से हो, सारी चीज़ें अलग तरीके से देखी जाए। पहले ये नहीं कि आपने अरेस्ट करके सीधे फैमिली को जेल के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर वो मैटर्स मीडिएशन सेंटर में जाए, वहाँ उन चीज़ों के बीच में देखा जाए कि अगर चीज़ें मीडिएशन के अंदर सॉल्व हो जाती हैं तो सही है या नहीं। अब किसी भी वाइफ का या किसी भी बहू का ये ऑब्जेक्टिव तो होना ही नहीं चाहिए कि उसके फैमिली मेंबर, उसके हस्बैंड या फिर उसके फादर इन लॉ जेल में चले जाए तो उसे खुशी मिल जाएगी। उनका भी ये है कि उनके ऊपर क्रुएलिटी ना हो। तो अगर वो मान लो अरेस्ट नहीं भी हो रहे हैं तो क्रुएलिटी से तो बच ही जाओगे ना आप। जी। जेल भेजने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर बाद में गुनाह साबित हो जाता है तो आप जेल जाओगे, डेफिनेटली जेल जाओगे ही आप। इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर आप लोगों के ऊपर गुनाह साबित हो जाता है, मान लो सामने वाली पार्टी ने आपको मारा, आपके हस्बैंड ने, आपके फादर इन लॉ ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, तो बाद में तो जेल चले ही जाएँगे। बट स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज़ होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके ये पता एग्ज़ैक्टली। चल जाए कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। वरना अगर गलत केस में कोई अंदर चला गया, उसके बाद उस चीज़ को वो वापस नहीं ला सकते ना। पर डोंट यू थिंक कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रहा है इस पे? बिकॉज देखो ठीक है, आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ जो वुमेन है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, बट व्हाट अबाउट दोज वुमेन्स जिनके साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ है, जो बोल रही है उनके साथ ऐसा हुआ और हो सकता है उनकी जान को खतरा हो बाद में, या फिर आगे चल के अगर हम इतना टाइम उनको बाहर फ्री रख रहे हैं, उनके इन लॉज को या उनके जो भी हस्बैंड है उनको जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, तो उस सिनेरियो में उस वुमेन के साथ ही कुछ गलत हो जाए उस नहीं, नहीं, ऐसा पीरियड ज़रूरी टाइम नहीं है। में। अब जैसे किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर था, उसके बाद अगर उसे बेल मिल गई तो ये तो सेम कॉन्सेप्ट है ना कि बेल मिलने के बाद वो मुझे फिर मार सकता है। बट ये सारी चीज़ें आप अपने आईओ को तो कह ही सकते हो ना कि यार ये मुझे मारते थे और अगर आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे तो ये फिर मारेंगे। तो आप सिक्योरिटी की डिमांड कर सकते हो और भी अदर जी। ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि वो अंदर जाएँ तभी मेरी जान सलामत रहेगी। ओके। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि 70 टू 80% केसेज़ में फेक केसेज़ थे। जी, ये चीज़ ऐसा बहुत होता है। ज़्यादा जो है। 30% लोग हैं वो अलग वेज़ को अपना सकते हैं कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने मैके चले जाओ या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन तलाश लो। उनको अरेस्ट करवा के ही अगर आपको सुकून मिल रहा है तो वो तो गलत चीज़ है ना। नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए चेंज, बिकॉज़ मैं मोस्ट ऑफ द केसेज़ में देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब जब केसेज़ देखती हूँ तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें यही होती है कि कुछ गलत किया नहीं होता और कहा-सुनी थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है? उसको भी वो लोग इतना ज़्यादा एक्ज़ैगरेट कर देते हैं कि लोगों ये को सहना पड़ता है फिर। बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट हो जाती है चीज़ें और उसके बाद एंड अप होती है आगे जाके कंप्लेंट के हुँ। ऊपर, एफआईआर के ऊपर और गलत-गलत एलिगेशंस के ऊपर, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स अ रॉन्ग थिंग। इस सेम केस में भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा जो वो वाइफ थी वो आईपीएस थी, उन्होंने 15 केसेस लॉन्च करवा रखे थे अपने इन-लॉज़ के ऊपर और जो हस्बैंड वाली साइड थी उन्होंने भी 10 केसेस लॉन्च करवा रखे थे इनके ऊपर। तो इन दोनों केसों को सबके सारे केसेस को कोर्ट ने क्या किया, क्वैश कर दिया और फिर ये जजमेंट दिए। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा रिलीफ मिला है हस्बैंड साइड्स को कि हस्बैंड की फैमिली को, हस्बैंड को इन सारी चीज़ों से अब 2 महीने तक तो सफ़र नहीं करना पड़ेगा एट लीस्ट। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अकाउंट फ्रीजिंग के ऊपर, जो आजकल हुँ। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये इशू सामने आ रहा है कि लाइक जो भी ट्रांजैक्शन, अब क्योंकि यूपीआई, पेटीएम ये सब चल गया है तो ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं ना। ठीक है। ट्रांजैक्शंस का इशू होता है, एक किसी की पेमेंट किसी और बैंक में चली जाती है, कोई कोई और स्कैनर से कुछ स्कैन कर लेता है, वो पेमेंट किसी और के पास चली जाती है, बहुत फ्रॉड्स गलत। भी हो रहे हैं, राइट? तो अब इन केसेस में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो भी लोग होते हैं तो कंप्लेन करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाती है। तो पुलिस अकाउंट्स फ्रीज कर रही है सबके, और ये इशू कॉमन हो गया है अब बहुत ज्यादा, लोग बिल्कुल। बिना रीजन के ही फंस रहे हैं इन चीजों में। तो क्या इन सब चीज से कैसे डील किया जा सकता है और फिर क्या लॉज है इसके रिलेटेड? इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे किसी पर्सन ने कोई स्कैम किया, जी। उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, वो स्कैम वाले या फिर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड जो उसने किया, उसके पास वो 10 लाख रुपए आ गए। अब वो 10 लाख वो जहाँ-जहाँ भेजेगा, जैसे उसने अगर किसी को अपनी कार की सर्विस के लिए 15,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो जिस अकाउंट में वो 15,000 रुपए जाएँगे, वो अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा। अगर इन केस वो 15,000 रुपए उस जिस अकाउंट में गए, उसने भी कहीं पे वो पैसे भेज दिए, तो ये पूरी मनी ट्रेल वाले जितने भी अकाउंट्स हैं, वो सारे अकाउंट फ्रीज़ हो जाएँगे। साइबर फ्रॉड किया एक पर्सन ने, अब वो पैसे जहाँ-जहाँ जाएँगे, पुलिस वाले वो सारे अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं। तो आजकल ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि मान लो आपको पता भी नहीं हो साइबर फ्रॉड के बारे में, बट अगर आपके पास कहीं से कुछ पैसे आ गए, आपकी सही देनदारी थी, उसके बाद भी आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। ना आप अकाउंट में अमाउंट डेबिट कर पाओगे, ना क्रेडिट कर पाओगे। ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस आया अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट के आगे। एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में। उनके साथ क्या हुआ, उनके अकाउंट में 93 करोड़ रुपीज़ थे, बट उनके अकाउंट में कहीं से ₹200 आ गए। उस ₹200 के चक्कर में पुलिस ने क्या किया, उनके पूरे अकाउंट
अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया। अब जब ना वो 93 करोड़ रुपीस को निकाल पा रहे थे, ना उसमें पैसे ऐड कर पा रहे थे, बस एक 200 रुपए के ट्रांजेक्शन के चक्कर में। उसके बाद उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आपको 200 रुपये सस्पिशियस लग रहे हैं तो 200 रुपये के अमाउंट को फ्रीज कर दो आप। उससे ज़्यादा तो आदमी के अगर अकाउंट में है तो निकाल सकता है, डाल सकता है। इसके ऊपर फिर कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को और अलग-अलग मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि वो एक एसओपी फॉर्मुलेट करें जी। कि भाई इन चीज़ों के ऊपर आप एक यूनिफ़ॉर्म चीज़ें तो बनाओ कि इस चीज़ों को करते कैसे हैं। जी। मान लो किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, 1000 रुपए अगर आपको सस्पिशियस लग रहे हैं तो 1000 रुपए पे होल्ड लगा दो कि मैं पूरे अकाउंट को खत्म ना कर पूरे पैसों को ना निकाल पाऊँ, 1000 रुपए कम से कम अकाउंट में रहें, ताकि अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो 1000 रुपए वहाँ से हम ओरिजिन वाले अकाउंट में डाल सकें। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे मेरे अकाउंट को यूज़ करने से। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। इसके ऊपर कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोर्ट जाओगे तभी आपका अकाउंट को फिर से डिफ्रीज़ किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं और अभी हम नए-नए इस एरा में आए हैं जहाँ पे यूपीआई ट्रांज़ैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, न्यू तो एरा। फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेशन करते वक़्त पुलिस को भी नहीं पता कि कैसी सारी चीज़ें कैसे करनी है। और कई लोगों के मेरे पास डीएम्स भी आए, जिसमें मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, बट बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया, और फ्रीज़ भी ऐसे हो रहे हैं कि आप दिल्ली में बैठे हो, आपके पास कहीं से ट्रांज़ैक्शन आई और आपके ऊपर बैन लगा दिया गुजरात पुलिस ने। आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गुजरात पुलिस ने। अब आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे, वो कहेंगे नहीं भाई एफआईआर हो रखी है और गुजरात पुलिस ने हमें नोटिस भेजा था, इस चक्कर में हमने आपका अकाउंट बैन कर रखा है। तो मैं लीगल हेल्प के लिए या फिर लीगल प्रोसीजर के लिए गुजरात तो जा नहीं सकता, जी। मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग ये कहते हैं कि वो लोग अगर कॉल करते हैं पुलिस वाले तो वो कहते हैं कि पैसे दो हम डिफ्रीज़ कर देंगे। तो इन तो ये केसेस करप्शन में का भी टाइम बढ़ गया है। लीगल हेल्प हुँ। कैसे पॉसिबल है? लीगल हेल्प यही है कि इसके ऊपर पहले सरकार अगर कोई फॉर्मुलेट करे एसओपी जी। कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है कि कैसी सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी। जी। मान लो ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो गई ना कि आप दिल्ली में बैठे हो और आपके अकाउंट पे फ्रीज़ लग जाए और फ्रीज़ लगे केरला के किसी पुलिस स्टेशन से, तो आप केरला जाओगे कैसे? केरला से इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के किसी अकाउंट पे कैसी होगी? तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा एक पैनिक सा टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। मान लो अगर आपके ऊपर अगर 3-4 स्टेट से ऐसे लग जाए तो ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाएगा। तो इसके ऊपर कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा। मेबी कोर्ट कुछ करे या फिर जो तो सरकार है वो कुछ इस पे रूल फॉर्मुलेट तो करेगी, इसके ऊपर अभी कुछ हो कुछ पाएगा। चल रहा है कोर्ट में ऐसा कुछ? हाँ, तो इन केसेस में अभी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा बाकी है, मिनिस्ट्री इसके ऊपर एसओपी बना रही होगी और भी सारी चीज़ें चल रही होंगी बैकएंड में, हमें इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है आगे। ओके, ऑलराइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है ये, क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों से हो रही है और लोग, सबसे बड़ी बात है, जो इनका अकाउंट में पैसा होता है उसे एक्सेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन लेनी हो या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको फीस भरनी हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, राइट? या सो बहुत से लोगों को ये बात ऑलरेडी पता भी है कि हमें फ्री लीगल एड मिलता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राइट एक्सेस कैसे करना है। हुँ। तो हम कैसे फ्री लीगल एड ले सकते हैं? जैसे अगर आपके ऊपर कोई केस होता है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी एडवोकेट को हायर कर पाओ या फिर अप्रोच कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, हर स्टेट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती हैं। आप वहाँ जा सकते हो, अपनी डिटेल्स दे सकते हो, वो किसी एडवोकेट को आपके केस के लिए अपॉइंट कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको पेमेंट वो अपने पॉकेट से करेंगे। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, वो पे उनको खुद करती है, बट वो केस आपका लड़ेंगे। तो ऐसी हेल्प आप ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, बट वो आपके हेल्प के लिए ही हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप भी जाके या फिर जो भी लोग जिनको नीड है एडवोकेट्स की, वो फ्री में जाके ऐसी सर्विसेज ले सकते हैं। ऑलराइट, सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, दिस एपिसोड, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब लॉ में इनरोल हो चुके हैं या फिर वो लॉ में इनरोल होना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फॉर देम उनका क्या करियर पाथ रहेगा? थोड़ा सा उनके लिए गाइडेंस दीजिए, क्या क्या होता है एलएलबी में, किस तरीके से करियर को लिया जाता है? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको एलएलबी करनी है तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि इनिशियल डेज़ में आप कॉलेजेस जाओ, कोर्ट मत जाओ इंटर्नशिप वगैरह के लिए। बट मैं कहूँगा कि आप लोग दोनों ही पैरेलली करो। कॉलेज भी जाओ, कोर्ट भी जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको स्टार्टिंग में ऐसे कन्फ्यूज़ कर देंगे कि आप कॉर्पोरेट के लॉयर बनना चाहते हो, सिविल बनना चाहते हो या क्रिमिनल बनना चाहते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें आप जब कोर्ट जाओगे तो ये मिथ्स आपके क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि स्टार्टिंग में भी मेरे से बहुत सारे लोग बोलते थे कि अच्छा लॉयर बनना चाहते हो तुम, क्रिमिनल के या सिविल के? तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं सोचता था कि नहीं यार सिविल तो थोड़ा बोरिंग होगा, तो क्रिमिनल का ही बनूँगा। बट बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जिस टाइप के केसेस में करूँगा मैं वैसा लॉयर बन जाऊँगा। और स्टार्टिंग में जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं कि मैं सिविल के केसेस देखूँ या क्रिमिनल के देखूँ। जो आएगा मैं तो वो केस करूँगा स्टार्टिंग में जी। तो। तो बहुत सारे लोगों के बच्चों के अंदर ये दिमाग में बात रहती है कि मैं सिविल का बनूँ, कॉर्पोरेट का बनूँ या क्रिमिनल का बनूँ। तो आप स्टार्टिंग में पढ़ते वक़्त ये मत सोचो कि आपको कैसा लॉयर बनना है। जब आप कोर्ट में जाओगे तब आपको चीज़ें समझ आएँगी कि मान लो मेहनत ज़्यादा किसमें है,
सिविल में ज़्यादा मेहनत है या क्रिमिनल में ज़्यादा मेहनत है। पहले हम जज ऐसे कर ले रहे हैं कि सिविल में मान लो मुझे प्लेंट पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, बोरिंग लग रहा है, और एफआईआर पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़, तो मैं एफआईआर पढ़ के क्रिमिनल का मैं एडवोकेट बन जाऊँगा। बट वो चीज़ गलत है। आप उसका पूरा प्रोसीजर भी तो देखो कि एफआईआर होने के बाद बेल कैसे होती है और सारी चीज़ें कैसे होती है, सिविल सूट में डिग्री कैसे पास होती है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो वो जब आप पूरा प्रोसीजर समझ जाओगे, तो आप अपने आप को अच्छे से जज कर पाओगे कि आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। तो खाली बुक पढ़ के या लोगों की बातें सुन के, वीडियोज़ देख के जज करना बंद करो। आप जब कोर्ट जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि आपको कैसा करना है और आप क्या चीज़ अच्छी कर सकते हो। एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है बिकॉज मैं अपनी अगर लॉ जर्नी की बात करूँ, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनका ये डाउट भी होता है कि हम सीधा किसी लाइक सीनियर एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप करें, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हुँ। में इंटर्नशिप करें, या फिर हम सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करें। सो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करो, ठीक है। मेरी एक इंटर्नशिप थी जहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी थी और हाई कोर्ट में भी थी, डिपेंडिंग ऑन द लाइक मुझे जैसे जहाँ जहाँ बोला जाता था जाने को अवेलेबिलिटी पे। सो अब मेरे को जो उस इंटर्नशिप से जो समझ आई थी वो ये चीज़ थी कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए हाई कोर्ट की चीज़ों को समझना, आपको बहुत अच्छा लगता है हाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप आगे मैटर्स देख रहे हैं, ऑफ कोर्स एक अच्छे लेवल पे आप चीज़ें देख रहे हो, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो आपको रियलिटी फेस कराना है। मिसलीनियस टास्क होती है जैसे कि सर्टिफाइड लगाना, या फिर लाइंस में खड़े होके मैटर्स को देखना समझना। और समझना मैटर्स को बैठ के, और कहाँ कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कैसे फाइल लगती है, कैसे केस रजिस्टर होता है, क्या क्या कौन से पन्ने कौन से पेजेस उनमें लगते हैं, किस तरीके से फिल करते हैं हम फॉर्म को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमें समझना पड़ता है अगर आपको आगे चल के ग्राउंड लेवल पे किसी केस को हैंडल करना है, इंडिपेंडेंटली किसी केस को हैंडल करना है। तो एक तो पहली बात ये पॉसिबल नहीं है कि आप इंटर्नशिप से सीधा जैसे डिग्री पूरी और आप स्टार्ट कर दो, और अगर आप करते भी हो उस तरीके से स्टार्ट, तो आपके पास अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपने सारे केसेस एज एन इंटर्न भी इंडिपेंडेंटली देखे हैं, जाके आपके जो बड़े एडवोकेट है वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वो उस केस को हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जो है जज के सामने अपेयर नहीं हो सकते हैं। तो बात अलग है कि हाँ आपने ये सारी चीजें सीख ली है, बट अगर आपने मिसलीनियस वर्क को सीखा ही नहीं है, आपने बस देखा कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होने वाली है जब आप अपने ये जो कोर्स है आपका 3 इयर्स का या 5 इयर्स का एलएलबी का, जब आप ये पूरा कर लोगे तब उसके बाद चीज़ें सीखना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, तो जनरली लोग ये परसेप्शन रखते हैं कि लॉ स्टूडेंट और प्रोफेशन के स्टूडेंट से थोड़े सोशली और ऐसे एक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके सामने ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब तो आप खुद भी तलाश सकते हो कि अगर आप 3 साल की या 5 साल की लॉ करने के बाद कोर्ट में जा रहे हो या फिर अपने सोसाइटी में ही हो, तो आपके पास कोई भी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की अपील लेके तो आने नहीं वाला। एग्जैक्टली। आपको इनिशियल डेज में केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल करने पड़ेंगे। जी तो आप बिल्कुल। काम सीख लोगे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम सीखोगे ही नहीं, तो आप केसेस करोगे कैसे? एग्जैक्ट इनिशियल डेज में आपको फिर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए पहला फोकस तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही होना चाहिए। आप एक्सपोज़र लेने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जी। तो ये चीज़ तो मतलब आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए कि आपको काम पहले क्या सीखना है। मान लो अपील तो उसके बाद भी सीख सकते हो आप। जी बिल्कुल। पहले आप एफआईआर लॉन्च करवाना तो सीखो, 156(3) लगाना तो सीखो। उसके बाद एफआईआर के ऊपर मान लो जजमेंट कोई आई, उसको आप उसके ऊपर अपील लगानी है, वो तो बाद में सीखोगे। जी एग्जैक्ट। इनिशियल डेज पे आपके पास केसेस वैसे ही आएँगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम ज़्यादा सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं, काफ़ी सारी नॉलेज आपने हमसे शेयर की और सारी बातें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थी। आई होप हमारे ऑडियंस को सारे डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, खास करके लॉ स्टूडेंट्स को भी। क्या होता है ना कि जब जिस टाइम मैं लॉ कर रहा था तो लोगों के पास कंटेंट ही नहीं होता था। वैसे आप लोग आजकल पॉडकास्ट कर रहे हो, तो इससे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो ऑडियंस है उनके सामने क्लियर चीज़ें हो जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मैटर पे पॉडकास्ट लेकर आए, किसी मैटर को पॉडकास्ट में डिस्कस करें, कोई इशू लेकर आए, किसी टॉपिक पे बात करें, तो अपने इश्यूज, अपने टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आप हमारा पॉडकास्ट किसी एडवोकेट के साथ देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एडवोकेट है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट करें एज अ गेस्ट, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती है। And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.